आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत और फ्रांस के दरमियान आज एक अहम दिफाई मुआहदे पर हुए दस्तखत। भारत 63,000 करोड़ रुपए में खरीदेगा 26 राफेल बहरी लड़ाका तैयारे। बहरिया को इन तैयारों से होगी और भी ज्यादा मजबूती। बीजेपी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में दोहरा मैार अपनाने पर की कांग्रेस की तनकीद। रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया और दीगर कांग्रेस लीडरों के बयानात को करार दिया शर्मनाक। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाहों के कत्लेआम पर जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश की गई करारदाद। तमाम जमातों ने की मरकजी हुकूमत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। दहशतगर्दी के वाक़े को बताया कश्मीरियत पर हमला। भारत से पाकिस्तानियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा 24 घंटे में 100% पाकिस्तानी शहरियों को भेजा गया वापस। दिल्ली के बुजुर्गों को मिला आयुष्मान कार्ड का तोहफा। 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग अब करा सकते हैं 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। वजीर आला ने कहा ट्रिपल इंजन वाली हुकूमत से बदलेगी दिल्ली की सूरत। खबरें अब तफसील से। भारत अपनी फौजी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है और इस सिलसिले में आज बहरिया के लिए एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिससे 26 राफेल एम लड़ाका तैयारों की खरीदारी का रास्ता साफ हो गया है। आज हिंदुस्तान और फ्रांस ने हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 26 राफेल बहरी तैयारों की खरीदारी के लिए 63,000 करोड़ रुपए के बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह ने की। इस मौके पर बहरिया के नायब सरबराह वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन भी मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि हाल ही में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत वाली सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना कमेटी ने इसे मंजूरी दी थी। और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर असेंबली का एक रोज़ा खुसूसी इजलास आज तलब किया गया। तमाम मेंबरान असेंबली ने 22 अप्रैल को वादी वेसरन में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए 26 लोगों को खराज अक़ीदत पेश किया और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के नायब वज़ीर आला और NC लीडर सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में एक करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत के किए गए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है। करारदाद में यह भी कहा गया कि ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में मासूम शहरियों पर होने वाले वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर गहरे दुख और गम का इजहार करता है और इस घिनौने और बुज़दिलाना इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कश्मीरियत के किरदार, हमारे आइन में दर्ज इक़दार और कौमी यकजहती, अमन व अमान और हम आहंगी के उस जज्बे पर बराह रास्त हमला है जिसने जम्मू कश्मीर और हमारी कौम को नुमाया करने में मदद की है। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि ऐवान मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दहशतगर्दों के इस बुज़दिलाना हमले के एक बार फिर से रियासत में अमन व अमान की फ़िज़ा को मुकद्दर कर दिया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफ़ी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज़्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेज़बान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया।
और माफ़ी मांगने के अल्फाज नहीं थे। इस बीच हुकूमत हिंद ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल समेत डॉन न्यूज़, समा टीवी, जियो न्यूज़ पर जम्मू कश्मीर में पहलगाम दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़े के पस मंज़र में इश्ताल अंगेज़ और फ़िरक़े वाराना तौर पर हसास मवाद, फर्जी और गुमराहकुन बयानात और भारतीय फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के खिलाफ गलत मालूमात नश्र करने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी नज़र रखे हुए जो गुमराहकुन खबरें फैला रही हैं। मरकज़ी हुकूमत ने पहलगाम हमले की BBC की कवरेज पर भी एतराज़ किया है। BBC ने अपनी रिपोर्टिंग में दहशतगर्द के बजाय मिलिटेंट का अल्फाज इस्तेमाल किया, जिस पर एतराज़ उठाया गया। BJP के रहनुमा राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि BBC वर्ल्ड समेत तमाम गैर मुल्की चैनल्स को मालूम होना चाहिए कि उनका भारत में नशरियात का लाइसेंस भारत के क़वाइद और ज़वाबित के ताबे है। अगर आप अपने गलत नज़रियात और जानिबदारी को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो इम्कान है कि आप भारतीय नाज़रीन और सामाईन तक अपनी रसाई खो देंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी शब पाकिस्तानी फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कुपवाड़ा और पूंछ अजला के मुखालिफ इलाकों में छोटे हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग शुरू की। भारतीय फ़ौजियों ने फौरी और मौसर जवाब दिया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा खिदमात फौरी तौर पर मुअत्तल किए जाने के बाद कल शाम अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने तक 536 पाकिस्तानी शहरी अपने मुल्क वापस लौट चुके थे, जबकि 836 भारतीय शहरी वतन वापस आ चुके हैं। ताहम तवील मुद्दती वीज़ा रखने वाले भारत पाक शहरी भारत में रह सकते हैं, उनके वीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों को उत्तर प्रदेश से निकाल दिया गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत और मुसलसल निगरानी के नतीजे में उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जहाँ रियासत में रहने वाले 100% पाकिस्तानी शहरियों को 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क से निकाल दिया गया। इसके साथ ही वज़ीर आला ने हिदायत की थी कि पाकिस्तानी शहरी अपने मुल्क वापस चले जाएं और उनके लिए पुलिस की टीम उनके साथ भेजी जाए ताकि उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाया जा सके। CM योगी की हिदायत के बाद रियासत के तमाम 75 अजला को अलर्ट कर दिया गया है और कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। BJP लीडर रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर मुल्क के इत्तेहाद के खिलाफ और दहशतगर्दी की हिमायत में मुसलसल बयान देने पर कांग्रेस लीडरों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े लीडर मुल्क की सलामती और इत्तेहाद के खिलाफ दहशतगर्दी की हिमायत में बयानात दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि कांग्रेस लीडरों के इन बयानात को पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर बार बार नशर किया जा रहा है। कांग्रेस के इस मुल्क दुश्मन रवैये को मुल्क के अवाम और BJP कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता रोज क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है, हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। BJP के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर मुल्क मुखालिफ बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस लीडर फौज के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरामैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरामैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? BJP लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार पर पहलगाम हमले के मुतासरीन का मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं
कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खास नेता या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। कर्नाटका के मंत्री थिम्मापुर के बाद अब विजय वड़त्तीवार, जो पूर्व में एलओपी रहे, वो कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा नहीं गया। विजय वड़त्तीवार जी से पूछना चाहता हूं कि जो पीड़ितों के और परिवारजनों के बयान आए हैं, एक तो महाराष्ट्र से ही उन्होंने बताया है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग किया गया, कलमा पढ़वाया गया, जो ना पढ़ सका उसको मार दिया गया, शरीर चेक करके मारा, आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारा। क्या ये पीड़ित झूठ बोल रहे हैं? और इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ई वजीर आज़म की रिहाइशगाह पहुंचे और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद इस मुलाकात को कई लिहाज से काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह ने वजीर आज़म मोदी को ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतारफ़ कराया। इससे कबल कल वजीर दिफा और CDS के दरमियान एक अहम मीटिंग भी मुनक़िद हुई थी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में अब 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। अब दिल्ली में बुजुर्ग शहरी 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। आयुष्मान कार्ड की तकसीम के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज़ किया और इस स्कीम से इस्तेफादा करने वाले लोगों में कार्ड तकसीम भी किए। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली हुकूमत के वज़ीर प्रवेश वर्मा, BJP MP बांसुरी स्वराज और दीगर कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। इस मौके पर CM रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली में 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को आज आयुष्मान वे वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। कार्ड हासिल करने वाले तमाम मुस्तहिकीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती होगा, जब कार्ड मिला तो होगा। तो कार्ड मिल गया मुझे और फ्री में इलाज होगा। मोदी जी को धन्यवाद कहें और क्या। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो गरीब लोगों के धक्का खाते थे हॉस्पिटल कहीं भी हो ना, अब तो आराम से जाएंगे लाएंगे, जहाँ मर्जी कर सकते हैं। कहीं ऑल इंडिया में भी ये योजना जो है सबकी बेटर है। आज तक किसी ने नहीं सोचा था। 26 साल से केजरीवाल घुमाता रहा, नकली दवाई गिला। तो मोदी जी ने जो सोचा वो करके दिखा दिया। तो उनके जो है रेखा गुप्ता जी ने उसको अलाउ कर दिया। मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्र में सोनी है। इससे तो बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं। और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने OTT और सोशल मीडिया पर फहश मवाद पर पाबंदी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत, OTT और सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। हुकूमत के अलावा जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं इनमें नेटफ्लिक्स, Hulu डिजिटल लिमिटेड, ऑल्टोलॉजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल शामिल हैं। साबिक़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय मेहरकर और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि अदालत मरकज़ी हुकूमत को एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी तश्कील देने की हिदायत दे जो इन प्लेटफॉर्म्स और फहाशी को रोकने के लिए रहनुमा उसूल तय करे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का पहला एडिशन मुंबई में मुनक़िद हो रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत
वेव्स 2025 का एहतमाम कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान और दुनिया में मीडिया और तफरीह के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएगी। इत्तलात और नशरियात के उमूर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने वेव्स के बारे में अखबार में एक मज़मून लिखा है, जिसमें उन्होंने वेव्स 2025 के असरात और इससे तफरीह और मीडिया के मैदान में आने वाली इनकलाबी तब्दीलियों पर बात की। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत ने अपने मज़मून में लिखा कि वेव्स हिंदुस्तान को आलमी मीडिया के पावर हाउस के तौर पर कायम करेगी। डॉक्टर एल मुरुगन ने लिखा कि वेव्स एक तब्दीली की तहरीक है जो मीडिया और तफरीही मंजरनामे की नई तारीफ़ करेगी। हिंदुस्तान की मीडिया और तफरीह सनत की मालियत तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपये है। वेव्स 2025 हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर से इख्तराकारों, पॉलिसी साजों, फ़नकारों और सनत के रहनुमाओं को इकट्ठा करेगा। ये सरबराह इजलास ताउन के एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देता है जो दुनिया भर में मीडिया और तफरीही सनत की तरक्की के तरीक़े को नई शक्ल देगा। कॉन्फ्रेंस में वेव्स 2025 और वेव्स मार्केट प्लेस जैसे इक़दाम शामिल हैं। वेव्स एक्स 2025 उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ जैसे गेमिंग, एनिमेशन, एक्सटेंडेड रियलिटी, XR, जनरेटिव AI और नेक्स्ट जेन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बाइख्तियार बनाता है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि यह सरबराह कॉन्फ्रेंस एक आलमी मीडिया डायलॉग होगी, जिसमें आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों, फ़नकारों और सनत के पेशेवर अफराद का बेमिसाल इज्तिमा होगा। ये डायलॉग बैनुल अक़वामी ताउन, अखलाक़ी तरीक़ों और जिद्दत तराज़ी के लिए अमली तरक्की की हिकमत अमलियों के बारे में बात करता है। वेव्स 2025 रिवायत टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज के ज़रिए आलमी तख्लीक़ी इकोसिस्टम की असर नौ वजाहत करने के हिंदुस्तान के विजन का एक सबूत है। नेशनल आर्काइव अब डॉक्टर अब्दुल कलाम से जुड़े तमाम दस्तावेज़ात अपने पास संभाल कर रखेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम के ख़ानदान और नेशनल आर्काइव के दरमियान आज नई दिल्ली में एक मुआहदा तय पाया है। नेशनल आर्काइव के डायरेक्टर जनरल अरुण सिंघल ने हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार को बताया कि डॉक्टर कलाम की तमाम दस्तावेज़ात को इंतहाई संजीदगी के साथ महफूज रखा जाएगा और उन्हें पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखाकार के पास आए हैं। हमारे साथ इस समय महानिदेशक अरुण सिंघल जी हैं, राष्ट्रीय अभिलेखाकार के। सर, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है डॉक्टर कलाम से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं, किस तरीके से आप उसे संरक्षित करेंगे, बताएं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश के, उन सभी के कागज़, हम पेपर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने यहाँ रखें। हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वी गिरी के हैं पेपर्स ऑलरेडी, और बाकी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, खुशनसीब हैं कि डॉक्टर कलाम की फैमिली ने एग्री किया है। आज उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए हैं। रामेश्वरम में हमारी टीम गई, वहाँ पे सारे पेपर्स को देखा। 12 संदूकों में 12 बक्सों में कागज़ थे, उन सबको देखा गया। उसमें से आइडेंटिफाई करके छांटे हैं हम लोगों ने करीब 4 बॉक्स कागज़। वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनके कुछ ग्लिम्सेस हम लोगों को मिल गई, जो टीम गई थी फ़ोटोग्राफ्स लेके आई है। ये सारे पेपर्स हम लोग के पास आएंगे और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से उन्हें स्कैन करा के हम लोग मई के एंड तक अपने पोर्टल पर ले आएंगे, ताकि सारी देश की जनता उनको देख सके। सर, जिस तरीके से नेशनल आर्काइव डिजिटलाइजेशन भी कर रहा है, एक बड़ा अभियान है, डॉक्टर कलाम के दस्तावेज भी, क्या सभी दस्तावेज देश के सामने होंगे, लोगों के सामने, या कुछ ख़ास तरीके के? जी बिल्कुल, जितने कागज़ हम लेंगे हम सारे के सारे स्कैन करके अपने पोर्टल पे लाएंगे। हम लोगों की पॉलिसी होती है कि हम पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत काम करते हैं। जो भी कागज़ हम पे आएंगे वो सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं। हम कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं लेते हैं। डॉक्टर कलाम के जो तमाम दस्तावेज हैं अब वो नेशनल आर्काइव के पास आने जा रहे हैं। एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि सभी दस्तावेज डिजिटलाइजेशन के तहत लाए जाएंगे और देश के जनता के सामने होंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के कुब्बे के रुकन और उनके नाती शेख दाऊद ने कहा कि ये दस्तावेज मुल्क के नौजवानों और बच्चों के लिए निहायत अहम है। India knows about Dr. Kalam, what all is about. But today, especially the younger generation, the new students who are not seen him, or they can definitely, they are all digital savvy. So there is a portal available. They can go and see and study what he thought about India's vision of a developed country. That will definitely help them. गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के बाद इतवार को भी दूसरे शहरों में बांग्लादेश से गैर कानूनी दरअंदाजी करने वालों को पकड़ने का अमल जारी रहा। वडोदरा शहर के मशरक़ी हिस्से के एक तनागर इलाके में पुलिस की 10 टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया और 300 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। देखिए
ये रिपोर्ट। गुजरात में गैरकानूनी तौर पर रह रहे गैर मुल्कियों के खिलाफ रियासत गिर मुहिम जारी है। ये कार्रवाई गुजरात के मुख्तलिफ शहरों में की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में वलसाड जिला पुलिस ने 300 से ज़ायद मुश्तबह बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कागजात की तस्दीक का अमल जारी है। हफ्ते को वडोदरा पुलिस ने भी 500 से ज़ायद मुश्तबह अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके दस्तावेजात की तस्दीक की जा रही है। अहमदाबाद और सूरत में तलाशी की कार्रवाइयों के बाद हफ्ते के रोज़ ख़वातीन और बच्चों समेत 1000 से ज़ायद बांग्लादेशी अफराद को हिरासत में लिया गया और उन्हें मुल्क से वापस भेजे जाने की कोशिशें जारी हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम अहमदाबाद के चंदोला इलाके से जारी किए गए पासपोर्ट की छानबीन कर रही है, जहां ये अफराद गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। 2 बरस में इस इलाके से तकरीबन 590 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अपनी नौइयत के सबसे बड़े ऑपरेशन में अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। गुजरात के वजीर ममलिकत बराए दाखिला हर्ष संघवी ने गुजरात में मुकीम इन अफराद से खुदसुपुर्दगी करने को कहा और इन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए खबरदार किया। वापी हो, संजान हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर पूरी टीम बना के एसपी से लेके सभी अधिकारियों ने ये चेकिंग की है। जितने भी इलीगल होंगे वो सभी लोगों को डिपोर्ट करने की प्रोसीजर आगे बढ़ाई जाएगी। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछगछ की जा रही है और 130 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन के मुल्क बदरी की तस्दीक की गई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अलग अलग प्रकार के जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। एविडेंस हमको मिल जाती है उनके बांग्लादेश नागरिक होने का। उसके बाद जो नियम के अनुसार डिपोर्टेशन की जो कार्यवाही होती है वो डिपोर्टेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। गुजरात पुलिस और दीगर महकमे इन अफराद के गुजरात पहुंचने और क़याम के लिए इस्तेमाल किए गए जाली दस्तावेजात की भी जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुख्तलिफ महकमों क्राइम ब्रांच, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग यूनिट, इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने गुजरात के तमाम अजला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पकड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाइयों को फ़आल तौर पर अंजाम दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। गैर मुल्की खबरों में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन की याद में अमरीका के वाशिंगटन DC में भारत निजाज शहरियों ने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। इस दौरान भारतीय बिरादरी के एक तालिब इल्म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को अफसोसनाक करार देते हुए मुजरिमों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा भी किया। और नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में तालीम में बेहतरी और तनख्वाह में इजाफे में मुतालबे से मुतालिक मुजाहरे के दौरान असातिज़ा और कुछ पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम में सहाफ़ी समेत 26 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों स्कूल असातिज़ा स्कूल की तालीम में बेहतरी और तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा करते हुए तकरीबन 1 माह से काठमांडू में एहतजाज कर रहे हैं। उनका बुनियादी मुतालबा स्कूल एजुकेशन बिल को पार्लियामेंट से पास करवाना है। गुज़िश्ता हफ्ते तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर बदिया भट्टराय को एहतजाज करने वाले असातिज़ा की शिकायत को दूर करने में नाकामी के बाद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया था। अब रघुजी पंटा को वजारत का चार्ज दिया गया है। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत तमाम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में तासुब से काम ले रही है। इसके साथ साथ टीचर यूनियंस और एसोसिएशंस का भी ये कहना है कि हुकूमत इन मुआहदों पर अमल दरामद में सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, जिन पर उन्होंने पहले 3 बार दस्तखत किए थे। खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इंडियन प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सरफहरिस्त हैं। कल दिल्ली में खेले गए मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। RCB ने दिल्ली की तरफ से दिया गया 163 रन का हदफ 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। RCB के लिए करुणाल पांडे ने सबसे ज़्यादा 73 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली, जबकि विराट कोहली ने 51 रन बनाए। टिम डेविड ने 5 गेंदों पर 19 रन की तेज़ इनिंग खेली। इससे पहले RCB ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली के लिए लोकेश राहुल ने सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।